दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष पुनः मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखिए, आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों आज आपके समक्ष जो मैं टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। यानी कोई इतिहासकार जब कोई इतिहास ग्रंथ लिखता है तो सब इतिहासकारों के लेखन की जो पद्धतियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों आज वही देखना है कि कौन कौन सी पद्धतियां इतिहास लेखन में उपयोगी होती हैं और कौन कौन विद्वान कौन कौन सी पद्धति को अपनाया हुआ है। तो दोस्तों सीधा चलते हैं टॉपिक। दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों में, और सबसे पहले अगर हम पद्धति की बात करें तो लेते हैं दोस्तों वर्णानुक्रम। दोस्तों वर्णानुक्रम पद्धति है एक पद्धति का नाम है दोस्तों वर्णानुक्रम पद्धति। दोस्तों इस पद्धति के आधार पर जो इतिहासकार होता है किसी भी लेखक या कवि का जो वर्णन अपने इतिहास ग्रंथ में करता है तो वो उस लेखक या कवि के नाम के वर्ण के क्रम में करता है। यानी वर्णों के अनुक्रम में उस लेखक या कवि का वर्णन अपने इतिहास ग्रंथ में करता है। तो दोस्तों वर्णानुक्रम पद्धति हो गई। इसमें अगर देखते हैं, अगर आपने हमारी बात को ना समझा हो तो आप समझिए कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र मान लेते हैं, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक, डॉक्टर नगेंद्र हैं और इधर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, हजारी प्रसाद जी हैं। तो अगर हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र की तो डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 में मान लीजिए, इनका जन्म 1907 में। तो अगर कोई वर्णानुक्रम पद्धति में यदि कोई इतिहासकार अपने इतिहास ग्रंथ में इन दो विद्वानों का जिक्र करता है तो दोस्तों वो डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी में, हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले के हैं, इनका जन्म 1907 में पहले हुआ था और डॉक्टर नगेंद्र का 1915 में हुआ था। तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बाद में किसका हुआ? डॉक्टर नगेंद्र का। लेकिन वर्णानुक्रम पद्धति में वो जन्म के आधार पर नहीं बल्कि नाम के वर्ण के आधार पर, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम हा से है और डॉक्टर नगेंद्र का ना से है, तो सबसे पहले वर्णानुक्रम में सबसे पहले कौन आएगा? ना आएगा। उसके पश्चात कौन आएगा? उसके पश्चात आएगा हज, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले किसका वर्णन होगा? डॉक्टर नगेंद्र का होगा, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। डॉक्टर नगेंद्र के पश्चात हजारी प्रसाद द्विवेदी का वर्णन इस इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति में किया जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले कौन कौन से विद्वान हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि वर्णानुक्रम पद्धति में कौन कौन से विद्वान आते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो दो नाम है दोस्तों। नंबर 1 की बात करें तो वो हैं डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, ठीक दोस्तों। नंबर 1 डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, इन्होंने लिखा है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज, यानी शिव सिंह सरोज जो रचना शिव सिंह सेंगर जी ने की वो किस पद्धति पर है? वो वर्णानुक्रम पद्धति पे है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा नाम आता है गारसा द तासी का, गारसा द तासी, फ्रेंच विद्वान। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम दोस्तों इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी। कौन दोस्तों? इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, ठीक दोस्तों।
गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया गारसा दत्तासी का। अब दूसरी पद्धति की बात करें तो वो है कालानुक्रम। कालानुक्रम कौन दोस्तों? दूसरा है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति। ठीक दोस्तों, अब कालानुक्रम पद्धति की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी इतिहासकार अपने ग्रंथ में जब किसी लेखक या कवि का वर्णन करता है तो वो उसके जन्म तिथि के आधार पर करता है। मान लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र हैं, तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, बाद में डॉक्टर नगेंद्र आए। तो सबसे पहले वर्णन किसका होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बाद में क्या किसका होगा? डॉक्टर नगेंद्र का होगा। इधर वर्णानुक्रम पद्धति, वर्ण के आधार पर किसी कवि या लेखक का चित्रण हो रहा था इतिहास ग्रंथ में। इधर क्या है? कालानुक्रम में किया गया है, काल के अनुक्रम में, जिस प्रकार से उनका जन्म हुआ है। दोस्तों, वर्णानुक्रम जो पद्धति है वो बहुत अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि इसमें तो जैसे मान लीजिए केशव हैं, कबीर हैं। वर्णानुक्रम की बात कर रहे हैं कि जैसे केशव हैं, कबीर हैं, तो केशव रीतिकाल में आते हैं, रीतिकाल में ही आते हैं। उनको केवल कुछ विद्वान मानते हैं कि भक्ति काल के हैं केशव को, रामचंद्रिका की वजह से। तो केशव जी हैं, इधर कबीर हैं, तो कबीर भक्ति काल के हैं, केशव जी रीति काल के हैं। तो कबीर और केशव एक भक्ति काल का पहले का, एक बाद का रीति काल का है। लेकिन इसमें क्या होता है कि चूंकि दोनों का नाम का से ही आ रहा है तो दोनों को एक ही जगह पर रख दिया गया। तो दोस्तों, ये जो वर्णानुक्रम पद्धति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। अब दोस्तों हम बात करें कालानुक्रम की, इसको बता दिया मैंने। अब दोस्तों इसमें अगर इसकी बात करें तो कालानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? नंबर 1 याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। कौन दोस्तों? मिस्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन का तो आप जानते ही हैं, इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का है। और मिस्र बंधु का मिस्र बंधु विनोदहाई है। तो ये दोनों जो है कालानुक्रम पद्धति पर लिखे गए इतिहास ग्रंथ हैं। अब दोस्तों यदि बात करें तो इसमें होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि कालानुक्रम में जो व्यक्ति जिस प्रकार से, जो कवि या लेखक जिस जन्मतिथि के आधार पर जन्म लेता है उसी के आधार पर इतिहास ग्रंथ में उसका वर्णन होता है। अब इसमें देख लेते हैं, इस पद्धति में रचनाकारों के जन्मतिथि को आधार बनाकर, किसे बनाकर? जन्मतिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में जन्मतिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथों में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है, क्रम निर्धारित किया जाता है। ठीक दोस्तों, किया जाता है। अब दोस्तों यदि बात करें हम, आपने कालानुक्रम पद्धति में देखा कि इस पद्धति में रचनाकारों के जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। किसको? जन्मतिथि को आधार बना करके इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में।
अब दोस्तों हम देखते हैं तीसरी पद्धति, बड़ी महत्वपूर्ण पद्धति आ गई है, वैज्ञानिक पद्धति। कौन सी दोस्तों? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में देखें, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति में देख लें। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है? जो इतिहासकार होता है वह बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से किसी लेखक या कवि का वर्णन अपने इतिहास ग्रंथ में करता है। और वैज्ञानिक आधार का मतलब क्या है? वैज्ञानिक आधार का मतलब है, देखिए, इस पद्धति में इतिहास लेखक, यानी जो इतिहास लिख रहा है, इतिहास लेखक क्या करता है? इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है, रहकर तथ्यों का संकलन करता है। क्या करता है दोस्तों? वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रह करके वह तथ्यों का संकलन प्रस्तुत करता है। और दोस्तों इस पद्धति में एक बात और निकल करके सामने आती है कि इस पद्धति में तथ्यों की क्रमबद्धता, याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से निकल करके आ रहा है। इस पद्धति में तथ्यों की क्रमबद्धता, क्या दोस्तों? क्रमबद्धता तथा पुष्टता। क्या दोस्तों? क्रमबद्धता तथा पुष्टता अनिवार्य है। क्या दोस्तों? इस पद्धति में तथ्यों की क्रमबद्धता तथा पुष्टता अनिवार्य होती है। दो चीजें आवश्यक रूप से उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। और दोस्तों अगर और बात करें हम, तो ये वैज्ञानिक जो पद्धति होती है वह भी दोषपूर्ण होती है, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमी इसमें भी होती है। तो दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण होती है, दोषपूर्ण होती है। क्यों दोस्तों? क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पद्धति में किसी भी इतिहासकार को व्याख्या, क्या दोस्तों? व्याख्या तथा विश्लेषण भी प्रस्तुत करना होता है। अगर यह व्याख्या और विश्लेषण किसी इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में नहीं किया है तो समझ लीजिए वह वैज्ञानिक पद्धति पूर्ण नहीं है, यानी उसमें कोई न कोई कमी है। अब दोस्तों देखते हैं विधेयवादी पद्धति। दोस्तों ये विधेयवादी पद्धति जो है ये सबसे महत्वपूर्ण विधि थी और इसको अपनाने वाले सबसे पहले जो इतिहासकार रहे हैं वो थे रामचंद्र शुक्ल, और इसका जो जन्मदाता माना जाता है वो तेन जी को माना जाता है। किसको दोस्तों? तेन जी को। तो ये पद्धति जो है वो है विधेयवादी पद्धति। कौन दोस्तों? विधेयवादी पद्धति। ये सबसे महत्वपूर्ण पद्धति थी। इस पद्धति में दोस्तों, इस पद्धति के जो जन्मदाता थे, मैंने आपको बताया, इस पद्धति के जन्मदाता, कई बार ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, जन्मदाता कौन था? तेन थे। कौन दोस्तों? तेन। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति है और जो तेन थे, तेन ने इसको 3 भागों में बांटा है। किसने दोस्तों? तेन ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में। कौन दोस्तों? नंबर 1 की बात करें तो वो है जाति। कौन दोस्तों? जाति। और दूसरा दोस्तों वो है वातावरण। क्या है? वातावरण। और तीसरा दोस्तों वो है क्षण। दोस्तों यहाँ से प्रश्न एक बनता है कि तेन ने विधेयवादी पद्धति को कितने भागों में विभाजित किया है? 3, जाति, वातावरण और क्षण। और दोस्तों इसके जो सबसे पहले इसका प्रयोग करने वाले इतिहासकार थे वो थे रामचंद्र शुक्ल। कौन थे दोस्तों? इस पद्धति में लिखने वाले सबसे पहले इतिहासकार थे रामचंद्र शुक्ल। कौन थे दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल जी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। दोस्तों इनका जो इतिहास ग्रंथ आपने देखा होगा, पढ़ा होगा,
हिंदी साहित्य का इतिहास है दोस्तों, ये यही विधेयवादी पद्धति पर आधारित है। इसीलिए यह पद्धति बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विधि को अपना करके बहुत सारे लेखकों ने, इतिहासकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। अब दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, उन्होंने इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उसके बारे में ध्यान दें कि इतिहास किसे कहते हैं, यह साहित्य का इतिहास क्या होता है। इसके बारे में उन्होंने लिखा, क्या कहा कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है, देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण इनका कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियाँ, क्या दोस्तों, चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या होता है दोस्तों, संचित प्रतिबिंब होता है, संचित प्रतिबिंब होता है। दोस्तों प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का था। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रयास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। दोस्तों ये अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।